अगले दिन हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड का दरवाजा खुला और गु हंजाऊ तेज कदमों से अंदर आया, लेकिन बेड खाली था। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने ठंडी नजर से असिस्टेंट जिन की तरफ देखा। असिस्टेंट जिन ने अपनी गोल्डन रिम ग्लासेस ठीक किए और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मिस्टर पाई की स्टमक कंडीशन अचानक फिर से सीरियस हो गई थी। इमरजेंसी में उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आपको इन्फॉर्म करने का वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए माफी चाहता हूँ। गु हेंसाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अब वो किस हॉस्पिटल में है? असिस्टेंट जिन कुछ पल चुप रहा। उसने फोन देखा, जैसे किसी मैसेज का इंतजार कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, ऑपरेशन खत्म हो चुका है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। दोनों तुरंत कार में बैठ गए। सफर के दौरान असिस्टेंट जिन ने धीरे से चश्मा उतारा। रियर व्यू मिरर से एक बार गु हेंजाओ को देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। फिर उसने चुपके से फोन निकाला और पाई सुवे को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। कार कुछ ही देर में एक्स हॉस्पिटल के गेट पर रुक गई। गु हेंजाओ बिना वक्त गवाए सीधा वीआईपी वार्ड की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। अंदर पाई सुवे बेड के सहारे बैठा था। चेहरा हल्का सा पीला लग रहा था। हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी। जैसे ही उसने गु हेंजाओ को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखों में ठंडी सी नफरत चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी हमेशा वाली नरम, बिल्कुल परफेक्ट मुस्कान पहन ली। हॉस्पिटल से निकलते ही गु हेंजाओ के फोन पर सेक्रेटरी का एक अर्जेंट मैसेज आया कि लू किंगफैंग जेल से रिलीज हो चुका है और इसके पीछे किसी अननोन फोर्स का हाथ है। ये मैसेज पढ़ते ही गु हेंजाओ का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। आंखों में इतनी ठंडी और खतरनाक चमक आ गई जैसे किसी की जान ले सकती हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे फोन पर कस गईं। नकल्स सफेद पड़ गए। किसी ने सू इचन की मदद की थी, और सिर्फ मदद ही नहीं, इतनी पावर भी रखता था कि लू किंगफैंग जैसे केस में इंटरफेयर कर सके। ये सोचकर ही गु हेंजाओ के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को जबरदस्ती दबा दिया। फिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, गु हाउस चलो अभी। उधर गु हाउस में सू इचेन बिल्कुल अनजान था कि तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। हल्के हल्के गाना गुनगुनाते हुए उसने आखिरी प्लेट भी साफ की और एप्रन के साथ हाथ पोंछता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर एंट्रेंस पे पड़ी, उसने गु हेंजाओ को वापस आते देखा। चेहरे पर उदासी की हल्की सी झलक आई, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ला दी। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, सर आप आ गए। फिर हल्की सी झिझक के साथ उसने पूछा, सुसु कैसा है, क्या उनकी तबीयत अब ठीक है? लेकिन गु हेंजाओ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सीधा उसके पास आया। उसने सू इचन की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी नज़र सीधा उसके होठों पर जाकर रुकी। हल्की सी चोट का निशान था। ठंडी आवाज में उसने पूछा, तुम्हारे होठों पर ये चोट कैसी है? सू इचन का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, सर रोज वैली की ठंडी हवा लग गई थी, इसलिए होठ फट गए। गु हेंसाओ बस ठंडी सी हंसी हंसा। बोला, अच्छा ऐसा है, सच में? अगले ही पल उसने टेबल से एक फाइल उठाई और सीधा सू इचन की तरफ फेंकी। कागज जमीन पर बिखर गए। बोला, उठाकर देखो। हैरान सू इचन झुककर पेपर्स उठाने लगा। तभी गु हेंजाओ की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, तुम्हारे फादर को जेल से रिलीज कर दिया गया और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि ये सब खुद कर सको। मतलब कोई और तुम्हारी मदद कर रहा है। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। बोला, सुईचैन, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। मेरे होते हुए तुम किसी और का सहारा लेने लगे। मुझसे छुपकर सब कुछ करने की हिम्मत आ गई। सुईचैन ने तुरंत सर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन आवाज अब भी साफ थी। बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन गु हेंजाओ सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने गुस्से में सू इचन का कॉलर पकड़ा और जोर से उसे सोफा पर धक्का देते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर किसी और पर भरोसा क्यों किया?
मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, जलन, हक जताने की जिद और पजेसिवनेस, सब कुछ साफ महसूस हो रहा था। उसने सू इचन को जोर से रोक लिया, उसे उठने का मौका तक नहीं दिया और बोला, याद रखना सू इचन, जब तक हमारा एग्रीमेंट खत्म नहीं होता तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे धोखा देने का ख्याल भी मत लाना। सू इचन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गू हेंजाओ का गुस्सा उस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए सच या झूठ से ज्यादा एक बात मायने रखती थी। उसे लगता था कि सू इचन उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है और वो इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सू इचन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गू हेंजाओ की पकड़ बहुत मजबूत थी। गुस्से में उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे डराते हुए जोर से कमर पर मारा। दर्द की तेज लहर सू इचन के पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी सांस एक पल के लिए रुक सी गई। कपड़े भी जोर की टक्कर से हल्का सा फट गए। गू हेंजाओ ने उसकी कलाइयां मजबूत से पकड़ी हुई थीं। चाहे सू इचन कितनी भी कोशिश करता, वो खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। गू हेंजाओ ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतने दिनों से गू हाउस में हो और अब लगता है तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। उसने बेल्ट से सू इचन के दोनों हाथ बांध दिए। दर्द और बेइज्जती से सू इचन का पूरा बदन कांप रहा था। उसकी कमर जल रही थी और आंखों में आंसू भर आए थे। तभी दरवाजे के बाहर से बटलर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर, गू हेंजाओ ने गुस्से से पलटकर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगले ही पल उसकी बात अधूरी रह गई। बटलर के पीछे दो और लोग खड़े थे, लू फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर लू मिंगफेंग और उनके साथ लू फैमिली के हेड स्टूअर्ड जियांग बो। दोनों शायद बर्थडे इंसिडेंट के लिए अपॉलॉजी गिफ्ट्स लेकर आए थे। सूट पहने लू मिंगफेंग ने ड्राइंग रूम का मंजर देखा। सोफे पर सू इचन था, उसके हाथ बेल्ट से बंधे हुए, कलाइयों पर लाल निशान, कपड़े बिखरे हुए और आंखों में आंसू। एक पल के लिए पूरा ड्राइंग रूम खामोश हो गया। लू मिंगफेंग ने बस शांत नज़र से सब देखा, फिर बिल्कुल सीधी आवाज में बोला, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया मिस्टर गू। लू मिंगफेंग ने जो कुछ अभी देखा, उसके बाद उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था, ना गुस्सा ना हैरानी, बस उनकी आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। उसने एक बार सू इचन की तरफ देखा। उस नज़र में न प्यार था न दया, सिर्फ एक सोच थी कि खुद को इतना गिरा देना कि अपनी इज्जत तक दांव पे लगा देना कितना दुखदायक है। उसने अपनी सोच को चेहरे पर आने भी नहीं दिया, लेकिन एक बात जरूर समझ आ गई कि गू हेंजाओ प्राइवेट में सू इचन के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव करता था। उसके लिए सू इचन किसी इंसान से ज्यादा जैसे एक चीज था, जिसे जब चाहा डांट दिया, जब चाहे सजा दे दी। गू हेंजाओ ने बिना किसी परवाह के सू इचन के हाथों से बंधी बेल्ट खोल दी, फिर ठंडी आवाज में हुक्म दिया कि उठो और गेस्ट के लिए चाय लेकर आओ। सोफे पर बैठे सू इचन ने धीरे से अपने आप को संभाला। उसके हाथ कांप रहे थे, कलाइयों पर गहरे लाल निशान साफ दिख रहे थे, कमर के पास कपड़े फट गए थे और चमड़ी पर लाल जख्मों के निशान उभर आए थे। आंखें लाल थी, दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर किचन की तरफ चल दिया। ये सब देखकर लू मिंगफेंग ने अपनी नजर हटा ली। पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरे डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उनमें से कुछ शब्दों ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। लुओ किंगफेंग, रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। इसी बीच गू हेंजाओ की आवाज फिर गूंजी, रुको। सू इचन तुरंत मुड़ गया। जी सर। गू हेंजाओ ने जमीन की तरफ इशारा किया और बोला, ये पेपर्स उठा लो। सू इचन ने बिना कुछ कहे सर झुका लिया कि जी। कमर के दर्द के बावजूद वो धीरे से घुटनों के बल बैठा और एक एक डॉक्यूमेंट समेटने लगा। एक कागज लू मिंगफेंग के जूतों के नीचे दबा हुआ था। सू इचन ने धीरे से कहा, मिस्टर लू, प्लीज पैर हटा दीजिए। लू मिंगफेंग बिना कुछ बोले एक कदम पीछे हट गया। उसने बस चुपचाप देखा। सू इचन ने सारे कागज संभाले, उन्हें फाइल में रखा
और फिर किचन की तरफ चला गया। गू हेंजाओ ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया कि मिस्टर लू प्लीज बैठिए। अंकल जियांग भी उस वक्त अपोलॉजिक गिफ्ट लेकर एक तरफ खड़े थे। लू मिंग फैंग शांत अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसने पैर पर पैर चढ़ाया, दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए। उसकी पर्सनालिटी वैसे ही दबदबे वाली थी, जैसे हर जगह उसी की चलती हो। घर में कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर गू हेंजाओ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अभी जो हुआ उसे गलत मत समझिए। मैं बस अपने पेट को डिसिप्लिन कर रहा था। उम्मीद है आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। गू हेंजाओ की बात सुनते ही लू मिंग फैंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में जरा भी गर्माहट नहीं थी। उसने एक बार फिर किचन की तरफ देखा, जहां सू यीचेन चुपचाप सबके लिए चाय बना रहा था। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मिस्टर गू, आप वाकई बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हैं। सूसू चाइना वापस आ चुका है और आप अब भी यहाँ अपने पेट के साथ खेल रहे हैं। उसकी नजर धीरे से गू हेंजाओ पर टिक गई। बोला, सच बताइए, क्या वाकई सूसू अब भी आपके दिल में सबसे पहले है? ये सवाल सुनकर गू हेंजाओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे लिए सूसू की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर उसने सीधा लू मिंग फैंग की आंखों में देखते हुए कहा, या फिर आप मेरी फीलिंग्स पर शक कर रहे हैं? लू मिंग फैंग ने धीरे से सर हिला दिया कि शक नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो इंसान एक साथ दो चीज़ों को पकड़कर चलना चाहता है, अक्सर आखिर में दोनों खो देता है। ग्रीड का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता मिस्टर गू। गू हेंजाओ ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुल गया। फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं जानता हूँ किसकी क्या जगह है। असली और नकली में फ़र्क मुझे अच्छी तरह पता है। अगर कभी चुनना पड़े तो मैं बिना झिझक सब्स्टिट्यूट को छोड़ दूंगा। उसकी नज़र किचन की तरफ सिर्फ एक पल के लिए गई, जैसे सू यीचेन वाकई उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी इंसान हो। फिर उसने लू मिंग फैंग को देखते हुए कहा, और हाँ, मैं सूसू को ज़रूर पाऊंगा। अगर आपको मुझसे कम्पीट करना है तो देखते हैं आखिर सूसू किसे चुनता है। लू मिंग फैंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आवाज़ पहले ही तरह ही शांत थी। बोला, अगर एक दिन सूसू को पता चल गया कि उसकी पीठ पीछे आप किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो इस बात को कभी एक्सेप्ट करेगा? रूम का माहौल और भी भारी हो गया। गू हेंजाओ ने आंखें सिकोड़ ली। बोला, तो आज आप मुझे वॉर्न करने आए हैं या फिर सूसू को सब कुछ बताने? लू मिंग फैंग ने हल्का सा सर हिला दिया। बोला, सच कहूँ, मौका मिला तो मैं उसे सच ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं उस वजह से नहीं आया। इतना कहकर बटलर जियांग ने एक महंगा गिफ्ट बॉक्स कॉफ़ी के टेबल पर रख दिया। गू हेंजाओ ने उस बॉक्स की तरफ देखते हुए पूछा, ये किस लिए? लू मिंग फैंग ने सीधा जवाब दिया, अपोलॉजी। गू हेंजाओ की भौहें हल्की सी उठी। एपोलॉजी? गू मिंग फैंग ने शांत लहजे में कहा, किंजाओ के बर्थडे पर जो कुछ हुआ उसमें गलती मेरे छोटे भाई की भी थी। एक बड़े भाई के रूप में उसे सही तरह समझाना मेरी जिम्मेदारी थी और उसमें मैं कम पड़ गया। इसीलिए ये गिफ्ट मेरी और पूरे लू परिवार की तरफ से गू परिवार के लिए माफ़ी का निशान है। फिर उसने एक पल के लिए किचन की तरफ देखा, जहाँ सू यीचेन चुपचाप चाय बना रहा था। फिर धीरे से बोला, और जो कुछ उस लड़के के साथ हुआ उसके लिए भी मुझे अफसोस है। उम्मीद करता हूँ कि बात यहीं ख़त्म हो जाए। उधर किचन के अंदर सू यीचेन ने दोनों की पूरी बात सुन ली थी। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया, आंखों के कोने लाल हो चुके थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप चाय बनाई, आंखों से निकलते आंसुओं को जल्दी से पोंछा और ट्रे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। उसने बड़े अदब से ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखी। पहले लू मिंग फैंग के सामने कप रखा, बोलते हुए कि मिस्टर लू, आपकी चाय। फिर गू हेंजाओ के सामने जाकर बोला, सर, आपकी चाय। उसके हाथों की हर मूवमेंट में तहजीब थी। टी बनाने का उसका अंदाज भी कमाल का था। कप से उठती खुशबू ने तुरंत दोनों का ध्यान खींच लिया। गू हेंजाओ और लू मिंग फैंग दोनों ही चाय के शौकीन थे। एक सिप लेते ही दोनों समझ गए
कि ये चाय किसी अमेचर ने नहीं बल्कि बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाई गई थी। गु हेंजाओ ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। फिर उसने सीधा सुइचन की तरफ देखते हुए बोला, सुसु इधर आओ। सुइचन चुपचाप चलकर उसके पास आ गया। गु हेंजाओ ने बिना कुछ पूछे उसे अपने पास बिठा लिया। पतला सा सुइचन उसकी बाहों के पास और भी छोटा लग रहा था। गु हेंजाओ आदत की तरह उसके कान से खेलते हुए मुस्कुराया। फिर शांत लेकिन हुक्म भरी आवाज में बोला, मिस्टर लू को बताओ, उस दिन जो हुआ उस बात का तुम्हें कोई गिला शिकवा नहीं है और ये मामला यहीं खत्म। असल में जो कुछ बर्थडे पार्टी में हुआ था वो सिर्फ एक मजाक नहीं था। सुइचन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, लेकिन सामने था लू परिवार जिसकी ताकत से टकराना आसान नहीं था। दोनों बड़े परिवारों के बीच रिश्ता बचाने के लिए किसी एक को चुप रहना ही था और वो इंसान फिर से सुइचन ही बना। सुइचन की उंगलियां धीरे से कांप गईं। उसने गु हेंजाओ की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। सर, बस इतना ही निकल पाया था कि गु हेंजाओ की ठंडी आवाज बीच में ही आ गई। वो बोला, जो कहा है वही बोलो। उसकी आवाज में साफ वार्निंग थी। सुइचन ने चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली। अपने ही पैरों को इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द से उंगलियां सफेद पड़ गईं। काफी देर बाद उसने धीरे से लू मिंग फेंग की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज को संभालते हुए वो बोला, मिस्टर लू, उस दिन जो हुआ मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं देता और मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हर लफ्ज उसके लिए बोझ था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो ये बात दिल से नहीं कह रहा, लेकिन मजबूरी उसकी अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उस पल वो किसी इंसान से ज्यादा एक पिंजरे में बंद पंछी लग रहा था। लू मिंग फेंग ने बिना कुछ कहे चाय का एक और सिप लिया। एक पल के लिए उसकी नजर कप पर टिक गई, फिर धीरे से सुइचन की तरफ उठी। उसे मानना पड़ा कि सुइचन के टी मेकिंग स्किल्स वाकई लाजवाब थे। चाय का टेस्ट इतना बैलेंस था कि उसके जैसे पिकी इंसान को भी कमी निकालने का मौका नहीं मिला, लेकिन उससे चाय से ज्यादा उस लड़के की खामोशी चुभ रही थी। लू मिंग फेंग ने आराम से चाय का एक और सिप लिया, फिर कप टेबल पर रखते हुए शांत आवाज में बोला, अगर बात यहीं खत्म हो जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। उसकी नजर एक बार फिर सुइचन पर गई। पतला सा सुइचन गु हेंजाओ के बिल्कुल पास चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी अपनी कोई मर्जी ही ना हो। लू मिंग फेंग ने धीरे से कहा, मिस्टर गु, लगता है आपने इसे काफी अच्छी तरह अपनी बात मानना सिखा दिया है। गु हेंजाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बेफिक्री से सुइचन का गाल दबाया और हंसी के साथ बोला, इसे बस पैसों की जरूरत थी, जो कहा वही करता है। थोड़ा जिद्दी हो तो समझाना पड़ता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। वैसे भी चेहरा बुरा नहीं है, मेरे पास रहे इतना ही काफी है। ये लफ्ज सुनकर सुइचन ने सर झुका लिया। उसकी मुट्ठी धीरे से बंद हो गई। नाखून इतनी जोर से हथेली में धंस गए कि दर्द होने लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। गु हेंजाओ ने सिगरेट का एक और कश लेते हुए कहा, कभी कभी थोड़ी सख्ती जरूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ये खुद ही शांत हो जाता है। ये सब सुनकर लू मिंग फेंग के चेहरे पर पहली बार हल्का सा असंतोष नजर आया। पता नहीं क्यों गु हेंजाओ का ये अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात याद रखिए, जिस दिन सुसु को सच पता चल गया उस दिन सब कुछ बदल सकता है। गु हेंजाओ बस मुस्कुराते हुए बोला, फिर वही बात, फेयर कंपटीशन मिस्टर लू। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। रूम का माहौल फिर से भारी हो गया। आखिर दोनों के दिल में एक ही इंसान था ना। पाइस हुए। थोड़ी देर बाद लू मिंग फेंग ने बात बदल दी। बोला, कल रात युनजुआन बार केटीवी में एक बिजनेस गैदरिंग है। केन, जाओ और हुआ फैमिलीज भी होंगी। अगर आप फ्री हो तो मिलते हैं। गु हेंजाओ ने बिना सोचे जवाब दिया, जरूर। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी गैदरिंग पर ही नए डील्स बनते थे और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स डिसाइड होते थे। लू मिंग फेंग खड़ा हुआ। उसने अपने सूट की स्लीव्स ठीक की, फिर शांत लहजे में बोला, तो फिर कल मिलते हैं। इतना कहकर वो मुड़ गया। बटलर जियांग उसके साथ ही बाहर निकल गया।
ड्राइंग रूम में अब सिर्फ गू हेंजाओ और सू इचन रह गए। कुछ पल की खामोशी के बाद सू इचन ने हिम्मत करके धीरे से कहा, सर, मैं कल की पार्टी में नहीं जाना चाहता। गू हेंजाओ ने उसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे उसकी बात का कोई खास मतलब ही ना हो। फिर मुस्कुराकर बोला, सूसू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कल तुम वही आउटफिट पहनोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कराया है, और तुम मेरे साथ चलोगे एज माई कंपेनियन। सुइचन की मुट्ठी धीरे से कस गई। युनजुआन बार केटीवी, उस जगह का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। वहाँ शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन जमा होते थे और उनके साथ अक्सर उनके पर्सनल कंपेनियंस भी होते थे। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि गू हंसाओ ने उसके लिए जो आउटफिट तैयार किया था, उसे देखकर ही सू इचन को अंदाज़ा हो गया था कि कल की रात आसान नहीं होने वाली। गू हेंजाओ को उसकी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस इतना कहा, अच्छे से रेस्ट करो, कल की पार्टी के लिए तैयार रहना, और याद रखना, मुझे एम्बैरस मत करना। उसे पूरा यकीन था कि सुई चैन कभी उसकी बात टाल नहीं सकता, और शायद इसी भरोसे पर वो कभी सुई चैन की मर्जी पूछता भी नहीं था। सुई चैन ने चुपचाप वो कपड़े संभाल कर रख दिए। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने तुरंत शेन युआन को मैसेज भेजा कि कल की पार्टी रिस्की लग रही है, प्लीज़ पहले से कुछ अरेंजमेंट्स कर लेना। हर मुमकिन सिचुएशन के लिए वो पहले ही तैयारी करना चाहता था। इसी बीच उसके फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, पाई सुए का एक वीडियो मैसेज। सुइचन ने वीडियो खोला। स्क्रीन पर पाई सुए हॉस्पिटल के रूम में बैठा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी और मजाकिया अंदाज में बोला, किंग सूसू। फिर हंसकर कैमरे के थोड़ा और पास आया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और बहुत ही प्यारे लहजे में उसने कहा, आज भी मैं सिर्फ आपको ही याद कर रहा हूँ मास्टर। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। सुइचन के होठों पर बिना सोचे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने वीडियो दोबारा चलाया, फिर एक बार और। आखिर में उसने उसे अपनी गैलरी में सेव कर लिया। बेड पर लेटकर वो कुछ देर तक वही वीडियो देखता रहा। दिन भर का तनाव जिसे कुछ पल के लिए हल्का हो गया था। सुइचन ने वीडियो बंद किया और कैजुअली पाई सुए के मोमेंट्स ओपन कर लिए, और वहाँ उसकी नज़र पाई सुए की लेटेस्ट पोस्ट पर रुक गई। फोटो एक खूबसूरत नाइट सीन की थी। गहरे अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ चांद था, और नीचे से पाई सुए का स्लेंडर सा हाथ उस चांद की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो दूर बैठे उस ब्राइट मून को छूना चाहता हो। और कैप्शन सिर्फ एक लाइन का था कि माई मून विल नेवर फॉल। सुइचन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। मून, ये लाइन सिंपल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वैसे पाई सुबह की फ्रेंड लिस्ट भी छोटी मोटी नहीं थी। गू हेंजाओ, गू किनजाओ, जाओ किनान और उनके सर्कल के काफ़ी लोग ऑलरेडी पोस्ट को लाइक और कमेंट कर चुके थे। पाई सुबह भी सबको नॉर्मली पोलाइटली रिप्लाई कर रहा था, लेकिन असली हंगामा तो कहीं और मच चुका था, क्योंकि सेम फोटो पाई सुबह ने अपने पब्लिक वी अकाउंट पर भी पोस्ट कर दी थी। और ये बहुत बड़ी बात थी। पाई सुबह कोई अननोन रिच किड नहीं था। फाइनेंस और ज्वेलरी सर्कल्स फॉलो करने वाले लोग उसे पहले से जानते थे। ईयर्स पहले अब्रॉड जाने से पहले वो एक बार अपने फादर के साथ टेलीविजन पर अपीयर हुआ था, और बस वही एक अपीयरेंस काफ़ी थी। उसका हैंडसम फेस, कोल्ड और नोबल टेम्परामेंट, पूरी पर्सनालिटी किसी आर्टिस्टिक प्रेस जैसी थी। इंटरनेट ने तो उस वक्त लिटरली उसके स्क्रीनशॉट्स की बारिश कर दी थी। फोटोज एडिट हुई, रीपोस्ट हुई, और देखते ही देखते पाई फैमिली का ये क्राउन प्रिंस पॉपुलर सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा डिस्कस होने लगा। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक आ गए। लोगों को लगा था कि ये पक्का इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा, लेकिन जनाब ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की बजाय वो अब्रॉड चला गया और वहाँ अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उसके बाद उसका पब्लिक अकाउंट ऑलमोस्ट डेड ही पड़ा रहा, और अब इतने सालों बाद उसकी पहली पोस्ट, एक चांद की फ़ोटो और कैप्शन, माई मून विल नेवर फॉल। बस फिर क्या था, इंटरनेट डिटेक्टिव्स ड्यूटी पर आ गए।
कमेंट्स लिटरली एक्सप्लोड होने लगे। किसी ने लिखा, फाइनली पाई प्रिंस को अपने अकाउंट का पासवर्ड याद आ गया क्या। दूसरा तुरंत इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया, लिखते हुए कि अकाउंट की छोड़ो, लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से अब पूरा पाई फैमिली बिजनेस क्राउन प्रिंस के कंट्रोल में है। ही इज़ द एक्चुअल पर्सन इन पावर नाउ। किसी ज्वेलरी लवर का फोकस कहीं और ही था। उसने लिखा, मुझे तो पाई का न्यू चाइनीज स्टाइल ज्वेलरी कलेक्शन चाहिए। डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुल है। सुना है क्राउन प्रिंस ने पर्सनली डिज़ाइन किया है, लेकिन 99 लाख का सेट। हम गरीब बस फोटो ही देख सकते हैं। फिर एक और कमेंट आया कि फॉरगेट एवरीथिंग, हिज हैंड्स, इतने ब्यूटीफुल हैंड्स अलाउड है क्या। लेकिन फाइनली किसी शर्लॉक होम्स की नज़र कैप्शन पर पड़ी तो उसने लिखा, हे हेलो, तुम लोग गलत चीज़ डिस्कस कर रहे हो। फोटो और कैप्शन तो देखो, क्या ये फुल रोमांटिक पोस्ट नहीं लग रही। क्राउन प्रिंस का कोई स्वीट हार्ट है क्या। बस अब डिस्कशन ने यू टर्न ले लिया। एक नेटिजन तो मीनिंग सर्च करके भी आ गया, लिखते हुए कि माई मून विल नेवर फॉल, मतलब बिलेवेड पर्सन को मून से कंपेयर करना, समवन हु विल ऑलवेज रिमेन हिज ब्राइट मून। और फिर कंक्लूजन कि प्रिंस इज इन लव। नीचे इसका अगला कमेंट और डेंजरस था, पाइसुए खुद आपके लिए ब्राइट मून जैसा है। अगर वो किसी और को अपना ब्राइट मून कह रहा है तो वो पर्सन कितना स्पेशल होगा भाई। ऑनलाइन डिस्कशन अब और ज़्यादा क्रेजी होती जा रही थी। तभी एक और कमेंट वायरल होने लगा। उसमें लिखा था, मुझे तो लगता है ये मून गू फैमिली के मिस्टर गू हैं। मेरी फ्रेंड गू फैमिली के यहाँ पार्ट टाइम गार्डनर है। उसने बताया कि मिस्टर गू हमारे प्रिंस को परस्यू कर रहे हैं और वो उन्हें सालों से पसंद करते हैं। अगर सूजू अब्रॉड नहीं गया होता तो शायद दोनों अब तक टुगेदर होते। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने अपनी तरफ से गू हेंजाओ और पाई सुबे की लव स्टोरी ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दी। किसी को क्या पता कि जिस वक्त पूरा इंटरनेट पाई सुबे के मिस्टीरियस मून का नाम गू हेंजाओ गेस कर रहा था, पाई सुबे वीडियो कॉल पर किसी और के साथ बिजी था, सू इचेन। दोनों की कॉल काफ़ी देर तक चली और रात के एंड में सू इचेन हेडफोन्स लगाकर बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ पाई सुबे धीमी आवाज़ में उसके लिए गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ सुनते सुनते सू इचेन की आंखें भारी होने लगी और कुछ ही देर में वो सच में सो गया। सीन शिफ्ट होता है अगली रात, युनजियान बार केटीवी में। अगली रात सीन बिल्कुल बदल चुका था। युनजियान बार के अंदर लाउड म्यूजिक पूरी बिल्डिंग को वाइब्रेट कर रहा था। डांस फ्लोर पर फ्लैशिंग लाइट्स, सिगरेट्स और अल्कोहल की मिक्स स्मेल और म्यूजिक की बीट पर डांस करती भीड़। ये वो जगह थी जहां लोग कुछ घंटों के लिए दुनिया भूलने आते थे, लेकिन सुईचन के लिए आज की रात इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं थी। गू हेंजाओ ने उसके लिए जो आउटफिट चूज किया था, सुईचन को उसमें एक सेकेंड के लिए भी कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा था। लिफ्टेड टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और वाइट काफ लेंथ स्टॉकिंग्स। आउटफिट जानबूझकर अटेंशन ग्रैब करने वाला था और वेस्ट पर पिछले दिन के रेड मार्क्स अभी भी पूरी तरह फेड नहीं हुए थे। क्राउडेड बार में एंटर करते ही कई नज़रें सीधा उस पर आ टिकीं। सुईचेन इंस्टिंक्ट में अनकंफर्टेबल हो गया। उसे ये अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन गू हेंजाओ ने जानबूझकर उसे अपने और करीब रखा हुआ था। एक परफेक्टली ड्रेस्ड पावरफुल बिजनेसमैन और उसके साथ एक यंग कंपेनियन। यहाँ मौजूद लोगों के लिए पिक्चर समझना मुश्किल नहीं था। गू हेंजाओ उसे क्राउडेड कॉरिडोर से लेकर अपस्टेयर्स वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ा। वेटर ने प्राइवेट रूम का डोर खोला। डोर खोलते ही सिगरेट स्मोक और अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग स्मेल सामने आई। अंदर सिटी के कुछ बड़े नाम ऑलरेडी मौजूद थे। कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई बिजनेस डिस्कस कर रहा था और ऑलमोस्ट हर किसी के साथ कोई ना कोई कंपेनियन बैठा हुआ था। फीमेल या मेल, यहाँ ये सब नॉर्मल था। और आज सुईचेन भी उन्हीं कंपेनियंस के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया था। उसे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे उसकी आइडेंटिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एम्बिशन सब कुछ हटाकर सिर्फ उसे मिस्टर गू का कंपेनियन बना दिया गया हो। रूम के एक साइड पर लू मिंग फैंग सिगरेट लिए बैठा था। डोर खुलने की आवाज़ पर उसने नज़र उठाई। पहले गू हेंजाओ और फिर उसकी नज़र सुईचेन पर रुक गई। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड,
उसकी आंखें हल्की सी नैरो हुईं। फिर सिगरेट का स्मोक रिलीज करते हुए उसने कामली कहा, मिस्टर गू आ गए। गू हेंजाओ बिल्कुल कैजुअली सुइचन को लेकर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। और जैसे ही दोनों बैठे, रूम के दूसरे कोने से विसल सुनाई देने लगे। ओह मिस्टर गू, किसी ने टीजिंग टोन में कहा। आज तो प्रिपरेशन कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रही है। किसी ने और टीजिंग टोन में पूछ ही लिया, वैसे मिस्टर गू आज सुए को क्यों नहीं लाए? गू हेंजाओ का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। बस बोला, सूसू ऐसी जगहों के लिए सुटेबल नहीं है। उसके लिए पाई सुए तो एक ब्राइट मून था जो आसमान में बहुत ऊपर रहना चाहिए, परफेक्ट, अनटचेबल, ऐसी जगह के मैसी एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूर। और दूसरी तरफ सुइचन, उसके साथ गू हेंजाओ को कभी ये बाउंड्रीज याद ही नहीं आती थी। जाओ की कान तुरंत हंस पड़ा, बोला, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसी जगह पर मिस्टर गू ऑब्वियसली सूसू को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना। फिर उसने सुइचन की तरफ देखकर सार्कास्टिकली कहा, सूसू पाई फैमिली का प्राउड यंग मास्टर है, मिस्टर गू का एक्चुअल स्वीट हार्ट। एक तरफ फ्यूचर पार्टनर और दूसरी तरफ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट। दोनों को कंपेयर कैसे ही कर सकते हैं? रूम में हल्की सी हंसी गूंज गई। सुइचन ने कुछ नहीं कहा, बस नजर नीचे रखी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई कंटिन्यूअसली उसे देख रहा है। उसने सर उठाया और सीधा लू मिंग फेंग की आंखों से नजर मिली। लू मिंग फेंग की एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। वही डीप कोल्ड आइज, जैसे वो सुइचन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा हो। सुइचन ने कुछ सेकंड बाद खुद ही नजर हटा ली। उधर कन्वर्सेशन ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। कोई बोला, मिस्टर गू सूसू को प्रपोज कब कर रहे हैं? किसी और ने तुरंत ऐड किया कि एग्जैक्टली सूसू को चाइना आए अभी काफी महीने हो गए। हम तो गू और पाई फैमिलीज की एंगेजमेंट पार्टी का वेट कर रहे हैं। गू हेंजाओ ने ग्लास उठाया और एक सिप लेकर कैजुअली मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा कि जल्दी ही, बस एक वर्ड। लेकिन उस वक्त उसकी बाहों में बैठा सुइचन बिल्कुल चुप हो गया। कितनी अजीब सिचुएशन थी। गू हेंजाओ उसे अपने साथ लेकर आया था, उसे अपने पास बिठा रखा था और उसी के सामने किसी और से शादी की बातें भी कर रहा था। सुइचन की आंखों की चमक धीरे से फेड हो गई। कम से कम बाकी लोगों को तो ऐसा ही लगा। तभी प्राइवेट रूम के एंट्रेंस से एक कॉन्फिडेंट फीमेल वॉइस सुनाई दी। वो बोली, लगता है मैं लेट हो गई, तुम लोगों ने तो मेरे बिना ही पार्टी स्टार्ट कर दी। सबकी नज़र तुरंत डोर की तरफ गई। हाई हील्स की क्लिक क्लिक के साथ एक गॉर्जियस वुमन अंदर आई। लॉन्ग वेवी हेयर, रेड लिप्स और पूरी पर्सनालिटी में एफर्टलेस कॉन्फिडेंस। किन फई फई उसे देखते ही ग्रीटिंग शुरू हो गई। प्रेसिडेंट किन, फाइनली प्रेसिडेंट किन आ गई। किसी ने हंसकर कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, आप तो हर बार और ब्यूटीफुल होती जा रही हैं। किन फई फई ने स्टाइलिशली अपने बाल पीछे किए और बोली, बस बस इतनी तारीफ भी मत करो। उसने टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और बोली, मैं लेट हुई हूं ना, तो पनिशमेंट भी मेरी। और एक ही बार में ग्लास फिनिश कर दिया। रूम में तुरंत चीयर्स गूंज उठे। वाह, एज एक्सपेक्टेड ऑफ प्रेसिडेंट किन, आज भी ड्रिंकिंग क्वीन को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। किन फई फई ने खाली ग्लास टेबल पर रखा और हंसी। फिर बोली, अरे इतनी जल्दी टाइटल मत दो। फई फई ने अपना ग्लास फिनिश किया और कैजुअली रूम में नजर घुमाई। उसकी नजर पहले गू हेंजाओ पर गई और फिर उसकी बाहों में क्वाइटली बैठे सुइचन पर जाकर रुक गई। उसने वाइन ग्लास को फिंगर्स के बीच हल्का सा घुमाया और सडनली बोली, हेलो ओल्ड क्लासमेट। उसने किन फई फई को ध्यान से देखा। इतनी ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट वुमन, अगर स्कूल में उसकी क्लासमेट होती तो कुछ तो याद होता ना। लेकिन उसके माइंड में लिटरली सब कुछ ब्लैंक था। बाकी लोग भी सरप्राइज्ड हो गए कि वेट, प्रेसिडेंट किन और सूसू क्लासमेट्स थे? सीरियसली, ये तो पता ही नहीं था। किन फई फई ने लिप्स कवर करके लाइटली लाफ करते हुए कहा, हाई स्कूल क्लासमेट्स। फिर वो कंफर्टेबली सोफे पर बैठ गई, लेग्स क्रॉस किए और ड्रेस थोड़ी सी एडजस्ट कर ली। उसके आर्म पर टैटू क्लियरली विजिबल था। सिगरेट लाइट करते हुए उसने कैजुअली कहा, वैसे स्कूल के टाइम सूसू काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ करता था। जाओ की कान को जैसे ये बात हजम ही नहीं हुई। उसने सुइचन को ऊपर से नीचे तक देखा और स्कॉफ किया, लाइक
ये और इम्प्रेसिव। अभी तो इसे देखकर लगता है हवा तेज चल गई तो ये संभाल भी नहीं पाएगा खुद को। सुइचेन ने उसकी बात कंप्लीटली इग्नोर कर दी। उसकी नज़र अभी भी किन फईफई पर थी कि ये है कौन। किन फईफई ने उसका कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखा और मिसचीवियसली उसे विंग कर दिया। सुइचेन और कंफ्यूज, मैडम हिंट देने की बजाय नाम ही बता दो। पर किन फईफई को जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में पार्टी दोबारा फुल स्विंग में आ गई। ड्रिंक्स चल रही थीं, डाइस गेम्स चल रहे थे और किन फईफई ने प्रूव भी कर दिया था कि उसकी ड्रिंकिंग रेपुटेशन फेक नहीं थी। जाओ की नान की आवाज़ तक थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी अब, लेकिन किन फईफई मैडम अभी भी परफेक्टली कंपोज्ड ग्लास हाथ में लेकर डाइस रोल कर रही थी, बीच बीच में जोक्स मार रही थी। और फिर जैसे ही कन्वर्सेशन बिजनेस पर शिफ्ट हुई उसका सारा ऑरा चेंज हो गया। अब पार्टी मोड से सीधा प्रेसिडेंट किन मोड ऑन। स्टॉक्स, फंड्स, मार्केट ट्रेंड्स, अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स और मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट की डिस्कशन शुरू हो गई। यहाँ आए हुए लोग सिर्फ रिच सेकेंड जनरेशन किड्स नहीं थे। इनमें से काफ़ी लोग अपनी फैमिली बिजनेसेस खुद हैंडल करते थे, इसलिए फंड के बीच भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं करने वाला था। और एक और कंपनी का नाम बार बार सामने आ रहा था, युनशेंग। एक बिजनेसमैन बोला, पिछले 2 सालों में युनशेंग लिटरली डार्क हॉर्स बनकर निकली है। उनके सारे मेजर प्रोजेक्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एप्स हो, एंटरटेनमेंट हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ग्रोथ तो रुक ही नहीं रही। दूसरे ने कहा, इसी स्पीड से चला तो डोमेस्टिक टॉप 100 कंपनीज में एंटर करना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपनी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही थी, लेकिन उसका रियल फाउंडर अभी तक मिस्ट्री बना हुआ था। किसी ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, लिस्टिंग की न्यूज़ भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है और ईयर एंड तक मार्केट में आ सकती है। सेवरल मेजर कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी निगोशिएट हो चुके हैं। कुछ डील्स तो 10 ऑफ मिलियंस की हैं। फिर एक और पर्सन ने क्यूरियस टोन में कहा, मैं युनचेंग हेडक्वार्टर्स तक जा चुका हूँ। वहाँ फ्रंट पर मोस्टली शेन युआन ही सब हैंडल करता है, बट एक्चुअल डिसीजन मेकर। उसने शोल्डर श्रग किया और बोला, आज तक किसी ने प्रॉपरली उसे देखा ही नहीं। यानी कंपनी सबको दिख रही थी, ग्रोथ सबको दिख रही थी, मनी सबको दिख रहा था, बस जिस इंसान के हाथ में युनशेंग की असली कमांड थी वो किसी को नहीं दिख रहा था। और कॉर्नर में क्वाइटली बैठा सुइचेन ये पूरी डिस्कशन सुन रहा था। उसके एक्सप्रेशन में ज़रा भी चेंज नहीं आया। लू मिंगफेंग ने सिगरेट का स्मोक स्लोली एक्सहेल किया और बोला, युनचेंग के साथ कॉपरेशन हमें सिक्योर करना ही होगा। उसका टोन काम था लेकिन डिसीजन फाइनल। बोला, इस कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना मिस्टेक होगी। गु हेंजाओ ने भी ग्लास उठाते हुए कहा, मैं शेन युआन से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उसका कहना है कि फाउंडर फिलहाल पर्सनली अपीयर नहीं कर सकता। मीटिंग के लिए भी अभी कोई डेट फिक्स नहीं मिली। जाओ की नान ने ये सब सुना तो उसने ग्लास साइड में रखते हुए स्कॉफ करते हुए कहा, इतना हाइप? मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सो कॉल्ड मिस्टीरियस फाउंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। शेन युआन बस मिस्ट्री क्रिएट करके कंपनी का नाम बड़ा कर रहा है। लेकिन लू मिंगफेंग ने इमीडिएटली उसकी बात रिजेक्ट कर दी। बोला, इम्पॉसिबल है। उसका आंसर इतना फर्म था कि जाओ किनान भी चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा। लू मिंगफेंग कामली एक्सप्लेन करने लगा कि युनचेंग ने सिर्फ कुछ सालों में जो पोजीशन अचीव की है वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। आज हंड्रेड्स ऑफ मीडिया आउटलेट्स उनके फाउंडर का इंटरव्यू चाहते हैं। कंपनी की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन ऑलरेडी टेंस ऑफ बिलियंस में जा चुकी है और मार्केट इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये सब शेन युआन अकेला नहीं कर सकता। लू मिंगफेंग की आईज में रेयर अप्रिसिएशन थी। वो आगे बोला, उसके पीछे डेफिनेटली कोई डिसीजन मेकर है। और इंटरेस्टिंगली उस मिस्टीरियस पर्सन ने अब तक जो भी मेजर डिसीजंस लिए थे, ऑलमोस्ट हर मूव परफेक्टली कैलकुलेटेड था। कब एक्सपैंड करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट पुश करना है और कब कितना रिस्क लेना है। दैट पर्सन इज डिसाइसिव, इंटेलिजेंट और उसके बिजनेस इंस्टिंक्ट्स अनयूजुअली स्ट्रांग है। लू मिंगफेंग थोड़ा पॉज हुआ,
फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करते हुए बोला, सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि युनचंग किसी पावरफुल फैमिली के सपोर्ट से स्टार्ट नहीं हुई थी। बिगनिंग में कंपनी ऑलमोस्ट क्रैच से बनी थी। डेब्ट था, रिसोर्सेस लिमिटेड थे, कंपटीशन ब्रूटल था। फिर भी एक वीक हैंड को प्ले करते करते किसी ने विनिंग हैंड बना दिया। लू मिंगफेंग ने रूम में बैठे रिच हायर्स और बिजनेसमैन को देखते हुए कहा, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, यहाँ बैठे हम में से भी बहुत कम लोग सेम सर्कमस्टांसेस में होते तो शायद युनचेंग को इस पोजीशन तक नहीं ला पाते। रूम कुछ सेकंड्स के लिए क्वाइट हो गया। गु हेंजाओ ने सिगरेट एस्ट्रे में एक्सटिंग्विश की और सरप्राइजिंगली लू मिंगफेंग से एग्री करते हुए बोला, मिस्टर लू इज राइट। फिर उसने कॉन्फिडेंटली कहा, रियल वैल्यू युनचेंग कंपनी नहीं, उसके पीछे बैठा हुआ इंसान है। ही इज अ बिजनेस जीनियस। और फिर गु हेंजाओ की बिजनेसमैन मेंटालिटी सामने आ गई। बोला, अगर युनचुंग को एक्वायर कर लिया जाए और उस फाउंडर को अपने अंडर ले आया जाए तो उसकी एबिलिटी किसी भी एस्टैब्लिश ग्रुप के लिए प्राइसलेस होगी। एक्वायर? सुईचन की आईज एक सेकेंड के लिए ठंडी पड़ गई। कोऑपरेशन नहीं, मिस्टर को डायरेक्टली उसकी कंपनी खरीदने के सपने देख रहा था। बाहर से सुईचन वही क्वाइट हार्मलेस एक्सप्रेशन मेंटेन करके ड्रिंक पॉर कर रहा था, पर अंदर से सोच रहा था, गु हेंजाओ, सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता, देखते रहो। जाओ किनान फाइनली सीरियसली बैठ गया। फिर बोला, वेट, तुम दोनों जेन्युइनली उस फाउंडर को इतना कैपेबल समझते हो? उसके लिए युनचुंग अभी भी एक रिलेटिवली यंग कंपनी थी, तो वो बोला, हो सकता है बंदा बस लकी हो। लू मिंगफेंग ने अपनी फिंगर से टेम्पल की तरफ लाइटली पॉइंट किया और बोला, लक भी स्ट्रेंथ का पार्ट होती है, लेकिन रिपीटेडली राइट डिसीजंस लेना लक नहीं होता। मार्केट को रीड करना, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सरवाइव करना और फिर कॉम्पिटिटर्स को क्रॉस करके इतनी स्पीड से ग्रो करना। दैट पर्सन बिहाइंड युनचंग इज ए जीनियस। लू मिंगफेंग के टोन में अब एडमायरेशन छुपी भी नहीं थी। वो आगे बोला, अगर उसे फ्रीली ग्रो करने का मौका मिले तो बहुत जल्दी वो एक ऐसा जाइंट बन सकता है जिसे तुम और मैं भी इजीली शेक नहीं कर पाएंगे। और करंटली उस पर्सन के पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी था। टैलेंट, कंपनी, मोमेंटम, मार्केट, बस एक फाइनल पुश की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म जो उसे डायरेक्टली टॉप लीग में लॉन्च कर दे। इसलिए लू मिंगफेंग का प्लान सिंपल था, युनचुंग कंप्लीटली पावरफुल बनने से पहले उसके फाउंडर को अलायंस ऑफर करो। तो वो बोला, हमें सबसे पहले ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी चाहिए, कंपटीशन से बेटर है पार्टनरशिप। फिर उसने गु हेंजाओ की तरफ देखकर फेंट स्माइल देते हुए कहा, और एक्विजिशन? मुझे नहीं लगता कि युनचुंग का फाउंडर मानेगा। लू मिंगफेंग ने उस मिस्टीरियस फाउंडर के डिसीजन स्टडी किए थे और उसके अकॉर्डिंग उसे ये नहीं लगता था कि वो एरोगेंट है। नॉट केयरलेस एरोगेंस, वो एरोगेंस जो अपनी कैपेबिलिटी पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस से आता है। वो बोला, जिस अंपायर को उसने खुद जीरो से बिल्ड किया है वो उसे किसी और के हाथ में इजीली नहीं देगा। गु हेंजाओ ने कोल्डली स्कॉफ करते हुए कहा, एट द एंड ऑफ द डे युनचुंग अभी भी एक न्यू एंटरप्राइज है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन गु, लू और दूसरी ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के कंपैरिजन में अभी भी वीक था। तो गु हेंजाओ ने कामली कहा, उसके पास मुझसे compete करने के लिए इनफ कैपिटल नहीं है। लू मिंगफेंग के लिप्स पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई। बोला, मिस्टर गु, ये कॉन्फिडेंस कहीं एरोगेंस ना बन जाए, बिकॉज युनचुंग पर सिर्फ गु फैमिली की नज़र नहीं थी, फैंशेंग की हाओ फैमिली और कई पावरफुल ग्रुप्स ऑलरेडी युनचुंग के साथ पार्टनरशिप सिक्योर करने की रेस में थे। एट दिस पॉइंट युनचुंग को आइसोलेट करना उतना सिंपल नहीं था। तो वो बोला, आप उसे सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लू मिंगफेंग कामली ग्लास घुमाते हुए बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि युनचुंग को डैमेज करते करते गु फैमिली को भी हैवी लॉसेस देने पड़ सकते हैं। एनिमी को 1000 का लॉस देने के लिए खुद 800 खोना। उसने फेंटली स्माइल करते हुए कहा, बैड बिजनेस। गु हेंजाओ ने वाइन का एक और सिप लिया और लू मिंगफेंग की तरफ देखकर कॉन्फिडेंटली बोला, देन लेट्स कंप्लीट फेयरली मिस्टर लू। देखते हैं
युनचुंग के साथ कोऑपरेशन पहले कौन सिक्योर करता है। उसके लिप्स पर एरोगेंट स्माइल आ गई। बोला, या फिर उससे पहले गू फैमिली ही युनचुंग को एक्वायर कर ले। लू मिंगफेंग ने बस फेंटली स्माइल किया। सुईचेन भी साइलेंटली बैठा रहा। एक्वायर करेंगे युनचुंग को? श्योर श्योर, पहले फाउंडर से परमिशन तो ले लो मिस्टर गू। एंड विद दैट युनचुंग वाला टॉपिक टेम्परली वहीं क्लोज हो गया। प्राइवेट रूम में डिम पर्पल लाइट्स कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रही थीं। म्यूजिक लाउड था, ड्रिंक्स फ्लो हो रही थीं और एटमॉस्फेयर इंक्रीजिंगली वाइल्ड होता जा रहा था। पर्पल लाइट जब सुईचेन के फेस पर पड़ी तो उसकी डेलिकेट प्रोफाइल और भी नोटिसेबल लगने लगी। गू हेंजाओ की नज़र नेचुरली उस पर रुक गई। उसने एक ग्लास में वाइन पॉर की और डायरेक्टली सुईचेन के सामने कर दी कि ड्रिंक। सुईचेन ने ग्लास देखा, उसका बिल्कुल मूड नहीं था। वो एक सेकेंड हेसिटेट हुआ, पर बस वही एक सेकेंड गू हेंजाओ को इरिटेट करने के लिए इनफ था। उसने इम्पेशेंटली ग्लास सुईचेन के लिप्स के पास कर दिया, उसे फोर्स किया टू टेक सेवरल क्विक सिप्स। कफ कफ। सुईचेन इमीडिएटली चोक कर गया। उसकी आईज रेड हो गईं और थोड़ी वाइन उसकी टी शर्ट पर भी स्पिल हो गई। फनी पार्ट, सुईचेन एक्चुअली ड्रिंक करना जानता था, और सिर्फ जानता नहीं था, उसकी अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बस रीसेंट ईयर्स में उसने ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी थी क्योंकि अल्कोहल उसके स्टमक को सूट नहीं करती थी। लेकिन गू हेंजाओ को यह सब कहाँ पता था। उसके माइंड में तो सुईचेन एक इनोसेंट लिटिल थिंग था जो 2 ड्रिंक्स में ही टिप्सी हो जाएगा, और अपेरेंटली वो वही देखना चाहता था। जाओ की नान ने साइड से सीन देखा और स्कॉफ किया। जब उसे ड्रिंक करना ही नहीं आता तो मिस्टर गू इतना टीज क्यों कर रहे हैं? गू हेंजाओ ने इरिटेड एक्सप्रेशन के साथ हाफ वेव करते हुए कहा, तुम अपना गाना गाओ ना। अराउंड देम कुछ लोग सुईचेन को क्यूरियस टीजिंग लुक्स दे रहे थे, और ऑनेस्टली सुईचेन का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने फाइनली एक्सक्यूज बनाया कि सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और रूम से निकल गया। लेकिन वॉशरूम जाने के बजाय वो सीधा बार के बाहर आ गया। फ्रेश एयर फेस पे लगी तो फाइनली उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। वो एंट्रेंस के पास बैठ गया। तभी, हाय ब्रदर सू। सडन फीमेल वॉइस सुनकर सुईचेन ऑलमोस्ट स्टार्टल हो गया। साइड में देखा, किन फेईफेई थी। वो कैजुअली उसके पास बैठ गई और सिगरेट पैकेट उसकी तरफ एक्सटेंड करते हुए गेस्चर किया कि स्मोक। सुईचेन ने पोलाइटली मना कर दिया कि नो थैंक यू। ओके फाइन, फिर मैं ही कर लेती हूँ। किन फेईफेई ने सिगरेट लाइट की, एक पफ लिया और उसे अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोली, वैसे ब्रदर सू तुम काफ़ी चेंज हो गए हो। सुईचेन की आईब्रो स्लाइटली रेज हुई। किन फेईफेई नॉस्टैल्जिक टोन में बोली, स्कूल में तो तुम क्या क्या नहीं करते थे। ड्रिंकिंग, क्लासेस स्किप करना, स्मोकिंग, टीचर्स के लिए तो परमानेंट हेडेक, और स्टूडेंट्स के बीच प्रॉपर स्कूल बुली रेपुटेशन। लेकिन सबसे इरिटेटिंग पार्ट टीचर्स के लिए शायद ये था कि इतनी सारी हरकतों के बावजूद एग्जाम्स में हर बार फर्स्ट। सुईचेन ऑकवर्ड हो गया, लाइक हाँ। फिर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर बोला, यंग था, फ्रिवोलस था, समझ नहीं थी। पाप किए हैं ना। किन फेईफेई ऑलमोस्ट लाफ कर पड़ी, लेकिन सुईचेन के माइंड में अभी भी वही क्वेश्चन घूम रहा था। वो फाइनली उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, बट सीरियसली क्या हम सच में स्कूल सेम स्कूल में थे? बिकॉज ही जेन्युइनली कुडंट रिमेंबर हर। और किन फेईफेई कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं थी। उसने उसके बारे में सुना था, बिजनेस सर्कल की फेमस प्रेसिडेंट किन, ब्यूटीफुल, शार्प, डेंजरस, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस एम्पायर, और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग हुआ फैमिली के 3rd मास्टर के साथ भी उसका नाम जुड़ा हुआ था। ऐसी वुमन अगर स्कूल में उसकी क्लोज एक्वेंटेंस होती तो सुईचेन को कुछ तो याद होना चाहिए था ना, बट नथिंग। उसकी लाइफ ट्रेजेक्ट्रीज तो बिल्कुल अलग लगती थी। किन फेईफेई ने ड्रामेटिक साय लिया और बोली, वाओ ब्रदर सू, सक्सेसफुल होते ही पुराने लोगों को भूल गए। सुईचेन और कंफ्यूज हो गया। किन फेईफेई ने सिगरेट का स्मोक स्लोली एक्सेल किया और फाइनली एक क्लू दिया, क्लास 1, एक 160 पाउंड की ओवरवेट गर्ल। सुईचेन की एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगी। किन फेईफेई कंटिन्यू करते हुए बोली, जिसे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हमेशा बुली करते थे,
एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर गार्बेज तक फेंक दिया था। उसने सिगरेट फिंगर्स के बीच घुमाई और सू इचन को स्माइल करके देखते हुए बोली। और तब एक बंदा बीच में आया था। ब्रदर सू, वो तुम थे। किन फेफे की ब्राइट आईज में अब जेन्युइनली वार्म स्माइल आ गई। बोली, ब्रदर सू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। सू इचन एक सेकेंड ऑकवर्ड सा हो गया। लाइक व्हाट? लेकिन अब किन फेफे के क्लू देने के बाद उसे सच में कुछ कुछ याद आने लगा था। बैक देन नेक्स्ट क्लास में एक ओवरवेट गर्ल हुआ करती थी, बहुत टिमिड, हमेशा हेड डाउन करके चलने वाली। कुछ स्पॉइल्ड रिच किड्स उसे फ्रीक्वेंटली बुली करते थे और वो कभी प्रॉपरली रजिस्ट भी नहीं कर पाती थी। और आज वही गर्ल उसके सामने कॉन्फिडेंट पोस्चर में सिगरेट पकड़कर बैठी थी, एलिगेंट, ग्लैमरस, अपने बिजनेस एम्पायर की बॉस। और बिजनेस सर्कल में प्रेसिडेंट किन का नाम सुनते ही लोग 2 बार सोचते थे बिफोर मैसिंग विथ हर। ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रास्टिक था कि कोई भी फर्स्ट ग्लांस में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। फाइनली सू इचन के फेस पर रिकॉग्निशन आ गई। बोला, यस यस, आई रिमेंबर नाउ। उसने किन फेफे को देखते हुए कहा, किन फेफे, इट रियली इज यू। बस किन फेफे का फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। उसकी स्माइल में पहली बार वो शार्प बिजनेस वाली कैलकुलेशन नहीं थी, वो जेन्युइनली हैप्पी थी कि फाइनली याद आ ही गया। फिर उसकी स्माइल थोड़ी फेड हुई। उसने सू इचन को देखा और सॉफ्टली बोली, ब्रदर सू, अगर पॉसिबल हो तो मिस्टर गू को लाइट करना बंद कर दो। सू इचन क्वाइट रहा। किन फेफे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। बोली, गू हेंजाओ तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें बस। आई नो। सू इचन ने इमीडिएटली उसकी बात कट कर दी। ये टॉपिक वो यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता था, बिकॉज गू हेंजाओ और उसके बीच जो एक्चुअल एग्रीमेंट था उसकी कंप्लीट ट्रूथ बहुत कम लोग जानते थे। और जब तक उसका प्लान फिनिश नहीं होता वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने वाला था। इसलिए उसने वही फेमिलियर हेल्पलेस लवर एक्ट मेंटेन रखा और बोला, आई जस्ट लाइक हिम। लाइक हिम? उसके पैसे के लिए। किन फेफे ने हेल्पलेसली साई किया। बोली, ब्रदर सू, स्कूल में तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम एक दिन लव के चक्कर में इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे। सू इचन ने लिप्स पर्स कर दिए, लाइक, प्लीज मैडम, मेरी पुरानी रेपुटेशन का पोस्टमार्टम मत बंद करो। फिर उसने क्विकली टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन कुछ पूछते वक्त सडनली उसकी वॉइस में हेसिटेशन आ गई। बोला, एक्चुअली एक पर्सन के बारे में पूछना था। किन फेफे उसकी तरफ मुड़ गई। सू इचन कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, वो अब कहाँ है? उसकी एक्सप्रेशन अनयूजुअली अनकंफर्टेबल थी। बोला, फैमिली में सडनली प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं इतनी जल्दी गया कि उसे प्रॉपरली बता भी नहीं पाया। और जाने के जस्ट पहले उस पर्सन ने उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन सू इचन कभी गया ही नहीं। ना गुड बाय, ना एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं। फिर उसने पूछा, मेरे जाने के बाद वो कैसा था? किन फेफे की फिंगर सडनली स्टिल हो गई। सिगरेट से ऐश नीचे गिर गई। उसने सू इचन को देखा और बोली, तुम पाई याओ की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सू इचन ने इमीडिएटली नोट किया। किन फेफे की आईज में पुरानी मेमोरीज फ्लैश हुई और फिर उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, डेड। सू इचन फ्रीज हो गया। डेड? उसने स्लोली किन फेफे की तरफ देखा, कुछ सेकंड तक जैसे उसके माइंड में वर्ड्स प्रोसेस ही नहीं किया। पाइयाओ मर गया? सच में? उसके सामने सडनली ईयर्स ओल्ड मेमोरीज फ्लैश होने लगी। एक ब्यूटीफुल सा टीनेज बॉय जिसे एक बार सू इचन ने कुछ ट्रबल मेकर्स से बचाया था। उस वक्त पाइयाओ ने जिस तरह हेड्रेस करके उसे देखा था, वो लुक सू इचन को आज तक याद था। फोकस्ड, ग्रेटफुल, ऑलमोस्ट जैसे उसके सामने कोई ऑर्डिनरी सीनियर नहीं, उसका हीरो खड़ा हो। पाइयाओ नेचुरली शाय था, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल और गजब का गुड लुकिंग। यंग सू इचन खुद ब्यूटी का काफ़ी एडमायरर था, तो ऑब्वियसली उसने उस प्रिटी जूनियर को नोटिस कर लिया था। उसने कैजुअली बोल दिया था कि फ्रॉम टुडे मेरे साथ रहना। बेसिकली अपना लिटिल फॉलोअर बना लिया उसे।
और पाइयाओ, उसकी आईज उस दिन लिटरली लाइट अप हो गई थीं। उसके बाद वो ऑलमोस्ट शैडो की तरह सू इचन के आसपास रहने लगा। और अब किन फई फई कह रही थी कि वो लड़का मर चुका है। सू इचन की फिंगर्स अनकॉन्शियसली टाइटन हो गई। फाइनली उसकी वॉइस निकली, बोला वाई। बिकॉज जब उसके ओन फैमिली की सिचुएशन कोलैप्स हुई थी, सुइचन के पास एक्सपेंसिव स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं बचे थे। उसे स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने फ्रेंड्स को बार बार कहा था कि पाई याओ का ध्यान रखना, उस लड़के को अकेला मत छोड़ना। तो फिर उसके जाने के बाद ऐसा क्या हुआ? किन फई फई ने सिगरेट का एक स्लो पफ लिया। इस बार उसके फेस पर स्माइल बिल्कुल नहीं थी। उसने स्मोक एक्सेल किया और क्वाइटली बोली, मुझे पता था अगर हम कभी दोबारा मिले तो तुम सबसे पहले उसी के बारे में पूछोगे। किन फई फई ने सामने बिजी रोड की तरफ देखा। कार्स कंटिन्यूसली आ जा रही थीं, लेकिन इसकी वॉइस अब पहले से काफ़ी हैवी थी। बोली, एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया था। सू इचन क्वाइटली सुनता रहा। किन फई फई ने बताया कि उसके सो कॉल्ड फॉलोअर्स ने धीरे धीरे अपने अलग ग्रुप बना लिए। शुरू में सू इचन ने उसे स्पेसिफिकली कहा था कि पाई याओ का ध्यान रखना, लेकिन जैसे ही सू इचन स्कूल से गया, किसी ने सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और अराउंड 2 महीने बाद पाई याओ वंस अगेन कम्प्लीटली अलोन हो गया। जिन लोगों की हिम्मत सू इचन के प्रेशर में उसके पास जाने की नहीं होती थी, उन्हें भी समझ आ गया कि अब उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। किन फई फई कुछ सेकंड के लिए चुप हुई, फिर उसने बताया कि फिर एक और इंसिडेंट हुआ। पाइयाओ ने सू इचन के लिए एक लव लेटर लिखा था। वो लेटर कभी सू इचन तक तो नहीं पहुंचा, उसके रूममेट्स के हाथ लग गया। उसने लेटर्स की फोटोज लेकर स्कूल फोरम पर अपलोड कर दी। एंड आफ्टर दैट थिंग्स गॉट अगली। उस टाइम लोग इतने एक्सेप्टिंग नहीं थे। पाइयाओ का कन्फेशन पूरे स्कूल के लिए गॉसिप और मॉकरी का टॉपिक बन गया। उसके ओरिएंटेशन को लेकर क्रूएल कमेंट्स किए गए, उसका मजाक बनाया गया, उसे डेलिबरेटली आइसोलेट किया गया। और पाइयाओ ऑलरेडी डिफरेंट था, बहुत ब्यूटीफुल, सॉफ्ट फीचर्ड, क्वाइट और क्लीनलीनेस को लेकर ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव। किन फीफे की एक्सप्रेशन बिटर हो गई। बोली, कुछ बॉयज़ को बस ये सब पसंद नहीं था, उन्हें लगता था कि वो उनसे अलग है और बस इतना रीज़न उनके लिए इनफ था। एक दिन सिचुएशन बुलिंग से भी आगे चली गई। पाइयाओ को कुछ लोग सिक्योर्ड एरिया में ले गए और उसके फेस को बैडली इंजर्ड कर दिया। किन फई फई अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं गई, बस इतना कहा कि इंजरी सीरियस थी, स्पेशली उसकी आईज और फेस के अराउंड। सू इचन का फेस कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। वो सेम ब्यूटीफुल फेस जिसे टीनेज सू इचन ने फर्स्ट टाइम देखकर सोचा था कि ये लड़का इतना प्रिटी कैसे हो सकता है, उसी फेस को उन लोगों ने। सू इचन की फिंगर्स स्लोली फिस्ट में क्लोज हो गई। किन फई फई ने कंटिन्यू किया कि उसके बाद सुना था कि पाई याओ सेकेंड फ्लोर से जंप कर गया। स्कूल में ह्यूज कमोशन हुआ। तब फाइनली उसके फादर को भी सिचुएशन का पता चला और वो पर्सनली स्कूल आए। उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। किन फई फई ने हेडशेक किया और बोली, बस लेटर लोगों से सुना कि पाई याओ मर गया। एक बीट के बाद उसने सॉफ्टली ऐड किया कि पर्सनली मैं होप करती हूँ कि वो रॉन्ग र्यूमर हो, आई होप ही सर्वाइव्ड। सू इचन ने हेड लोअर कर लिया, कुछ बोलने को था ही नहीं। उसके चेस्ट में सैडनेस के साथ एक सफोकेटिंग एंगर बिल्ड हो रहा था। मैं जाने से पहले सबको बोल कर गया था कि उसका ध्यान रखना, उसे अकेला मत छोड़ना, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर भी अकेला रह गया। सू इचन की ग्रिप अपने लेग पर टाइटन हो गई। एक टीयर साइलेंटली नीचे गिर गया। उसने लो वॉइस में कहा, पाइयाओ की फैमिली पुअर नहीं थी, ये बात उसे तब भी पता थी, इसलिए बोला, मुझे कभी समझ नहीं आया कि उसने अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांगी। किन फई फई के पास भी इसका आंसर नहीं था, लेकिन एक चीज़ वो कंफर्म कर सकती थी कि जो लोग उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उन्हें बाद में पनिशमेंट मिली। अपेरेंटली पाइयाओ के फादर के इंटरवीन के बाद मैटर सिंपली सप्रेस नहीं हुआ था। किन फई फई ने सू इचन के शोल्डर पर जेंटली पैट किया और बोली, ब्रदर सू, बस इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और पाइयाओ की तो बिल्कुल नहीं।
फिर उसने सू इचन को ध्यान से देखते हुए कहा, और एक बात, मुझे नहीं पता कि तुम गू हेंजाओ के साथ क्यों हो, बट आई कैन टेल तुम्हारी सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम प्रिटेंड कर रहे हो। सू इचन ने कुछ नहीं कहा। किन फेईफेई ने भी फोर्स नहीं किया। इंस्टेड उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। बोली, अगर कभी हेल्प चाहिए जस्ट आस्क, मैं हेल्प करूंगी। उसने वॉच चेक की। नियर बाय प्राइवेट रूम में कुछ और बिजनेसमैन उसका वेट कर रहे थे, तो बोली, मुझे जाना होगा, नंबर सेव कर लेना और मुझे ऐड करना मत भूलना। किन फेईफेई खड़ी हुई और बार के अंदर चली गई। सू इचन वही स्टेप्स पर काफी देर तक अकेला बैठा रहा। उसके हाथ में किन फेईफेई का बिजनेस कार्ड था और माइंड में पाई याओ। फाइनली उसने फोन अनलॉक किया। स्क्रीन पर पाई सुवे का मैसेज ऑलरेडी वेट कर रहा था। पाई सुवे ने मैसेज में लिखा था, सूसू आई मिस यू सो मच, और उसके नीचे एक क्यूट सा डॉग पीकिंग वाला इमोजी। सू इचन की ऑलरेडी रेड आइज और सॉफन हो गई। पाइयाओ की मेमोरी से निकलकर सडनली पाई सुवे का ये सिली पपी मैसेज देखना उसके हार्ट में स्ट्रेन सा एक क्रिएट कर गया। वो रिप्लाई करने ही वाला था कि इतनी देर से क्या कर रहे हो। पीछे से गू हेंजाओ की आवाज आई। सू इचन लिटरली स्टार्टल कर गया। फोन उसके हाथ से स्लिप होकर बस नीचे ही गिर रहा था। उसने इमीडिएटली स्क्रीन लॉक कर दी। हार्ट एक सेकेंड के लिए फास्ट बीट करने लगा। वो मैं, मन में ख्याल आया कि उसने स्क्रीन तो नहीं देखी ना, बिकॉज पाई सुबह और उसके बीच जो चल रहा था, गू हेंजाओ को अभी उसकी स्मेल तक नहीं लगनी चाहिए थी। नॉट येट। फॉर्चुनेटली गू हेंजाओ ने अपेरेंटली कुछ भी नहीं देखा था। उसकी अटेंशन इंस्टेड सू इचन के फेस पर गई। वो फ्रॉन हुआ और बोला, तुम रो क्यों रहे थे? नहीं तो। सू इचन ने क्विकली फोन पिक किया और नेक्स्ट सेकेंड एक्टिंग मोड ऑन। जो सैडनेस अभी उसकी आईज में पाई याओ के लिए थी, उसने उसी रेडनेस को परफेक्टली यूज कर लिया। वो गू हेंजाओ को ऑलमोस्ट लविंगली देखकर स्माइल करते हुए बोला, मैं बस हैप्पी हूँ। गू हेंजाओ की आईब्रोज स्लाइटली रेज हुई। सू इचन ने सॉफ्ट वॉइस में कंटिन्यू किया, सर मुझे अपने साथ बाहर लाए, मेरे लिए इतना ही इनफ है। एक्सप्रेशन परफेक्ट, आईज ब्राइट, वॉइस फुल डिमोशन वाली, जैसे सामने खड़ा गू हेंजाओ ही उसकी पूरी दुनिया हो। और ऑब्वियसली गू हेंजाओ का ईगो इंस्टेंटली सेटिस्फाई हो गया। उसने सू इचन के फोरहेड पर लाइटली टैप किया, फिर फेंट स्माइल के साथ बोला, इतनी सी बात पर रो रहे हो? अगर तुम ओबीडियंट रहोगे तो फ्यूचर में भी तुम्हें अपने साथ रखूंगा, बस मेरी बात सुना करो। सू इचन ने इमीडिएटली नोट किया कि ओके। गू हेंजाओ ने सू इचन की आंखों में वो सीमिंगली एंडलेस लव देखा और उसके लिप्स पर एक प्राउड स्माइल आ गई। उसके माइंड में एक ही थॉट आया कि इसकी आंखों में सिर्फ मैं हूँ, ये मुझसे होपलेसली प्यार करता है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से गू हेंजाओ ने कभी सू इचन की फीलिंग्स को सीरियसली वैल्यू ही नहीं किया। उसे लगता था कि चाहे वो सू इचन को कितना भी हर्ट करे, कितना भी इग्नोर करे, इवेंचुअली सू इचन उसे फॉरगिव कर ही देगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गू हेंजाओ सू इचन उसे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता। ऑनेस्टली किसी का इतना अनकंडीशनल अटेंशन मिलना उसके ईगो को सेटिस्फाई करता था। बस एक फ्रस्ट्रेशन अभी तक उसके माइंड में स्टक थी कि हर बार जब वो सू इचन की और क्लोज आने की कोशिश करता तो कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो ही जाती। कभी फ़ोन, कभी पाई सुए, कभी और कोई सिचुएशन। और अब ये रिपीटेटिव इंटरप्शंस उसकी पॉजिटिवनेस को और बढ़ा रहे थे। उसने सू इचन की वेस्ट के अराउंड आर्म रखा और बोला, चलो सुसु, और वो उसे लेकर वापस बार के अंदर चला गया। तो हे गाइस, आई होप आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपनी दी को वर्चुअल कॉफ़ी भी पिला देना, सुपर थैंक्स के जरिए। ओके, ठीक है, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।